नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। वन नेशन वन एग्जाम नो रिजल्ट, वन नेशन वन एग्जाम पेपर लीक। अब जब अभी ये सब चल रहा है तो वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई नहीं जानता। इस सरकार ने यह साबित कर दिया है कि ये इतनी नाकारा सरकार है, इतनी ज्यादा भ्रष्ट सरकार है कि ये एक भी परीक्षा टाइम से नहीं करा सकती। जो परीक्षा हुई उसमें पेपर लीक हो गया था। मंत्री जी पहले कहे नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रेस मार्क का मामला है, फिर पता चला कि पेपर लीक हो गया है। अब कह रहे हैं कि हां हमसे गलती हुई, पेपर लीक हो गया है, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं कर रहे हैं। आज नहीं तो कल कर ही लेंगे। अब हुआ यह होगा कि इतना लाखों करोड़ों इधर से उधर हुआ होगा कि पेपर अगर बंद कर दिया जाएगा, अगर उस पेपर को दोबारा कराया जाएगा तो जिन लोगों ने लाखों रुपए देकर किया होगा सारा खेल, उन लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो शायद उनकी चिंता की जा रही है, विद्यार्थियों के भविष्य की तो कोई चिंता मुझे दिखाई नहीं देती। चलिए, वो नीट यूजी था, उसके बाद नीट पीजी होना था, कल एग्जाम होना था नीट पीजी का, कैंसिल हो गया। नीट पीजी कैंसिल, खत्म, कहानी खत्म। आप फॉर्म भरिए, तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट कैंसिल कर देगी। क्यों कैंसिल कर देगी? क्योंकि पता चल गया होगा कि पहले से ही पेपर लीक हो गया है। पता तो सब होता है, छुप जाए तो छुपा लिया जाता है। यूपी में पुलिस की परीक्षा हुई, पुलिस के सिपाही की भर्ती की परीक्षा हुई, यह कहा जाता रहा कि कोई लीक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है, सब गुड है। उसके बाद राहुल गांधी जी ने जब सवाल उठाना शुरू किया तब जाके परीक्षा कैंसिल हुई और जांच में पता यह चला कि अपना गुजराती भाई था, उसमें जिसके संस्था को, जिसकी कंपनी को एग्जाम करने का ठेका दे दिया गया था। अब यूपी में कोई कंपनी ही ऐसी नहीं जो ठेका करा सके। सरकार तो कुछ करा नहीं सकती है, यूपी में कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो एग्जाम करा सके। तो ठेका दे दिया गया किसको? गुजरात के एक साहब को ठेका दे दिया गया। और जो ही जांच शुरू हुई, गुजरात के वो साहब मेहुल चौकसी और कौन कौन जो बाहर भागे हुए हैं, उन्हीं के तर्ज पर भाग गए अमेरिका। अब आप करते रहिए जांच, कुछ नहीं होना है। लाखों रुपए इधर से उधर हो गए, सारा खेल खत्म हो गया। यूजीसी नेट की परीक्षा होने वाली थी जिससे प्रोफेसर बनते हैं, वो परीक्षा कैंसिल हो गई। सीबीएसई की परीक्षा कैंसिल हो जाती है। बड़े जोर शोर से 2017 में बनाया गया कि नीट एग्जाम होगा, पूरे देश में एक जैसा एग्जाम होगा। अब नीट का मतलब आप लोग जानते हैं, साफ सुथरा भी होता है। वैसे शराब पीने वाले नीट का अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो सब मैं नहीं करूंगा। लेकिन लगा कि अब सब नीट एंड क्लीन, चलो करा देंगे ये एग्जाम। अभी 5 साल नहीं बीता कि हर साल का तमाशा सामने आने लगा, हर एग्जाम कैंसिल होने लगा। फिर पता चला कि नीट का एग्जाम कराने के लिए जो एनटीए बनाई गई है, उसके जो चेयरपर्सन है सुबोध कुमार सिंह, उन्होंने एक कमेटी बना ली और वो खुद ही जांच करेंगे। जब हल्ला हुआ तो वो सब तमाशा बंद हुआ, अब कोई नई कमेटी बना दी गई है। खैर, अभी की खबर यह है कि सुबोध कुमार सिंह साहब को हटा दिया गया है उस पद से। अब सुबोध कुमार सिंह साहब को हटाया गया है, यह तो खबर है, लेकिन सुबोध कुमार सिंह को बनाया किस लिए गया था? सुबोध कुमार सिंह के बारे में पता चलता है कि ये तो इनके अपने परिवार के आदमी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं। प्रदीप कुरूलकर आपको याद है, इन्हीं के संघ परिवार का था। मंच से भाषण दे रहा था, गाना गा रहा था और मोहन भागवत सुन रहे थे। वो फोटो वायरल हुई थी, उसके बारे में पता चला था कि हनी ट्रैप में फंस के पाकिस्तान वालों ने लड़की के चक्कर में फंसाकर उनसे अपनी सारी गोपनीय जानकारियां हासिल कर ली थी और वो अब जेल में है और संघ कहता है उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं है। सुबोध कुमार सिंह साहब, जिनके अध्यक्षता में, जिनके एनटीए के चेयरमैन रहते हुए सारे पेपर लीक हो रहे हैं, उनको चुपचाप पद से हटा दिया गया। पद से हटा के क्या होगा भाई? जांच होनी चाहिए ना, कि अगर उसमें वो इन्वॉल्व हैं तो जेल में जाएं। इतने सारे विद्यार्थियों का जीवन नष्ट किया है उन्होंने, उनको जेल में जाना चाहिए। अब नया बनाया गया है प्रदीप सिंह खरोला साहब को। जो प्रदीप सिंह खरोला साहब हैं, उनको एनटीए का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है कि भाई ये भी संभालिए। इसके पहले जो हैं आईटीपीओ, जो भारत का व्यापार संवर्धन संगठन है, उसके वो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं और एमडी हैं, और इसके पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट पदों पे रहे हैं, बड़े प्रशासकीय अधिकारी हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि उनके आने के बाद कुछ ठीक ठाक होगा। लेकिन ये सारा मामला सिर्फ अधिकारियों के लेवल पे नहीं हो सकता। जब मामला बढ़ा बिहार के अंदर, जब कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया पिछली बार, तो हल्ला मचाया गया कि ये तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के बड़े करीबी लोग हैं। अमित मालवीय, जो फेक न्यूज का सबसे बड़ा पेडलर है इस देश का, उसने पूरे के पूरे घोटाले के लिए प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और किसको किसको जिम्मेदार ठहरा दिया। मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर तुम्हारी सरकार बिहार में भी है, तुम्हारी सरकार केंद्र में भी है, तुम्हारी सरकार गुजरात में भी है, और सारी जगहों पर तुम्हारी सरकार रहते हुए ये जलवा है राहुल गांधी का और तेजस्वी यादव का कि पेपर लीक करवा देते हैं, तो तुम्हारी सरकार क्या केवल फोटो खिंचाने के लिए है और ईवीएम हैक कराने के लिए? किस लिए है तुम्हारी सरकार? क्या करती है तुम्हारी सरकार? अगर
एनटीए एक एग्जाम भी टाइम से नहीं करा पाता है, एनटीए एक एग्जाम भी सही तरीके से नहीं करा पाता है। इसका मतलब तो यह है कि मोदी और अमित शाह और बाकी लोग जिनकी बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो बेहद नाकारा लोग हैं, जिनका राज चलता है, जो सत्ता में बैठे हैं, जो गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता पेपर आउट करा लेते हैं, पेपर लीक करा लेते हैं और ये कुछ नहीं कर पाते हैं। यहां तक कि खबर बाहर आने के बाद गिरफ्तार भी नहीं कर पाते हैं। आया कि एनएचएआई का जो रेस्ट हाउस था जिसमें वो माफिया ठहरा हुआ था, वो तेजस्वी यादव ने बुक कराया था। तो बुक कर लो तेजस्वी यादव को, गिरफ्तार कर लो, उठा लो। रजिस्टर में तो कहीं नहीं लिखा है कि किसने बुक कराया था, मंत्री लिखा है ब्रैकेट में। क्या यही सबूत है? इसको सबूत कहा जाता है, और सबूत है तो गिरफ्तार करवा लो, कौन रोक रहा है? एक चैनल पर जाकर वहां के उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जो हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। जब पलट के पूछ लिया एंकर ने, जब पत्रकार ने पलट के पूछ लिया कि अगर वो जिम्मेदार है तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, तो खामोश होकर चुपचाप माइक हटा के निकल लिए। 2017 के पहले पीएमटी से एग्जाम होते थे, इंजीनियरिंग के एग्जाम आईआईटी का अलग होता था, एमएनआर अपना अलग एग्जाम कराता था, दूसरे इंस्टीट्यूट अपना अलग एग्जाम कराते थे। और ठीक है, उसमें प्रॉब्लम थी कि सबके अलग अलग स्टैंडर्ड थे, लेकिन एक बात तो थी कि आईआईटी का एग्जाम तो कभी आउट नहीं हुआ, आईआईटी का पर्चा तो कभी पेपर लीक नहीं हुआ। पीएमटी के जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनका पेपर कभी लीक होते हुए नहीं सुना गया। कभी आपने सुना कि बीएचयू पीएमटी का पेपर लीक हो गया? कभी आपने सुना कि आईआईटी का पेपर लीक हो गया? कभी नहीं। एनडीए का पेपर कभी लीक हुआ सुना है? नहीं, कभी नहीं। यूपीएससी का पेपर लीक हो गया सुना है? नहीं, कभी नहीं। यूजीसी नेट तो मैंने खुद क्वालिफाई किया हुआ, यूजीसी नेट का पेपर मैंने जीवन में कभी नहीं सुना कि लीक हो गया। यहां हालत यह है कि आर्ट्स वालों के लिए यूजीसी नेट होता है, वो भी पेपर आपने कैंसिल कर दिया। साइंस वालों के लिए जो पेपर होता है यूजीसी का सीआईएसआर वाला, वो भी आपने कैंसिल कर दिया। यानी सीधी सी बात है कि एक सिस्टम चल रहा था। आप 2017 में बड़े गाजे बाजे के साथ आए कि एनटीए एक होगा, नेशनल लेवल का एक संगठन होगा और वो परीक्षा कराएगा तो पूरे देश में एक जैसी परीक्षा होगी। ये पूरे देश में सब एक जैसा करने का अलग जुनून है। पूरे देश में एक साथ चुनाव होगा। अरे भाई, अलग अलग चुनाव में तो 3 महीने आपको लग जा रहे हैं, केवल लोकसभा का चुनाव कराने में 3 महीने आपको लग गए। अब सारी विधानसभाओं का करेंगे तो हो सकता है 6 महीने तक आप चुनाव ही चलाते रहें, और उसके बाद जो आपको वोट गिनना है वो आपको बिल्कुल एक दिन में गिन देना है, ताकि फटाफट जो भी गड़बड़ी करनी है करा लीजिए। जितने वोट पड़ते हैं, जितने वोट ईवीएम में पड़ते हैं, उससे ज्यादा गिन लिए जाते हैं। उसके बाद लाखों ईवीएम मशीनें ही गायब हो जाती हैं। उसके बाद पता नहीं क्या क्या तमाशा होता है, कहीं सीसीटीवी बंद हो जाती है, कहीं लाइट चल जाती है। लेकिन पूरे देश में एक कराने का बड़ा शौक है। हां, एक नीति पूरे देश में नहीं अपना सकते। मोदी जी की जो पार्टी है वो कर्नाटक में जब तक सरकार पे थी तब तक हिजाब वालों को आप परीक्षा नहीं देने देंगे। हिजाब पहन के कोई लड़की चली जाए तो उसको आप घुसने नहीं देंगे एग्जामिनेशन हॉल में, कॉलेज में घुसने नहीं देंगे। और वही मोदी जी 21 जून को जाते हैं कश्मीर में राष्ट्रीय योग दिवस मनाने, और वहां पर हरे रंग का गमछा पहनते हैं और हिजाब वाली महिलाओं के साथ सेल्फी खिंचाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है, आप हिजाब वालियों के साथ सेल्फी खींच सकते हैं और उसको अपने हैंडल से लगाकर प्रचार कर सकते हैं। लेकिन कर्नाटक में अगर लड़की हिजाब पहन ले तो आपकी पार्टी के घुटने में दर्द होने लगता है और आप उसको एग्जाम नहीं देने देंगे, कॉलेज में नहीं जाने देंगे, इतना परेशान करेंगे कि बहुत सारी लड़कियों ने पढ़ाई छोड़ दी। ये डबल स्टैंडर्ड है। आपका बंदा कहेगा कि गोवा में तो बीफ बिकेगा, आपका बंदा किरण रिजिजू कहेगा मैं तो बीफ खाता हूं, नॉर्थ ईस्ट में बीफ चलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में बीफ होने के शक में अभी कोई फैसला आने से पहले 10-12 लोगों के आप घर तोड़ देंगे, बाद में पता चलेगा कि बीफ तो था ही नहीं। हिमाचल में एक आदमी कुर्बानी की फोटो अपने व्हाट्सएप पे लगाता है, उसको गिरफ्तार आप कर लेते हैं और उसकी दुकान बर्बाद कर दी जाती है कि उसने बीफ का फोटो लगाया, गाय का फोटो उसने लगाया। बाद में पता चलता है कि वो तो बीफ था ही नहीं, गाय का मीट ही नहीं था, वो भैंसे का मीट था जो अलाउड है इंडिया में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जाइए, दिल्ली में आराम से मिलता है, बाकी जगहों पे मिलता है। लेकिन गिरफ्तार उसको किया जाएगा जिसने फोटो लगाई थी, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जो सारे लोग उसकी दुकान पर इकट्ठा हुए थे। यही कंडीशन अलीगढ़ में होगी, किसी को पकड़ के आप मार डालेंगे। तो इन नीतियों में आप विदेश जाएंगे तो जाकर दुबई के शेखों के गले पड़ेंगे आप, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों के दुश्मन बने रहेंगे। आप कहेंगे पूरे देश में एक एग्जाम होना चाहिए, लेकिन आप एग्जाम नहीं करा पाएंगे। आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करेंगे कि पूछिए मत, लेकिन होगा कुछ नहीं। आप बातें करेंगे इतनी शानदार सड़क बन गई, अगले दिन पता चलेगा कि उसमें दरार पड़ गई है। मुंबई की बात कर रहा हूं, सड़क बनवाई गई, इतनी महंगी सड़क है कि आम आदमी तो उस पर चल नहीं सकता, इतना ज्यादा टॉल है।
बड़ा शोर मचाया गया, फिल्म स्टार्स ने फोटो डाली, किसने डाली, मोदी जी का फोटो तो खैर आना ही था। पता चला कि उसमें एक दरार पड़ गई और दरार अब जाके भरवाई गई है। ये जो सरकार है, दिखावे की सरकार, गाजे बाजे की सरकार, इसको गाजा बाजा बजाना बहुत आता है, लेकिन इस देश के युवाओं की इसको कोई फिक्र नहीं है। अच्छी खासी आर्मी में भर्ती होती थी, उसको आपने अग्निवीर बना दिया। अब चलो भैया आओ, 3-4 साल नौकरी करो और उसके बाद चले जाओ, और बीच में कुछ हो गया तो कुछ मिलना नहीं है, चलो तुमको सलामी भी नहीं मिलेगी, गाड़ी में बिठा के घर पे लाश भेज दी जाएगी, मां बाप रोते रहे, बीवी बच्चे रोते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब शहीद का दर्जा भी तुमसे छिन गया। उसके बाद कहोगे कि नहीं ये तो देश की सेवा। अरे भाई, देश की सेवा तुम कर रहे हो तो हजारों करोड़ की जहाज में घूम रहे हो, रोज का लाखों का खर्चा है, एक टाइम के खाने में पता नहीं कितने का मशरूम खर्च हो जाता है, कहीं जाने पर लाखों का बिल बन जाता है। तो तुम देश की सेवा करो तो उसमें इतना पैसा खर्च होना चाहिए, लेकिन देश का नौजवान बॉर्डर पे खड़ा होकर जान दे तो उसको पक्की नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए। और उसके बाद कोई सवाल उठा दे तो कहोगे सियाचिन में जवान खड़ा है। अरे जो सियाचिन में जवान खड़ा है उसकी तो कम से कम चिंता कर लो, बाकी सबकी चिंता तो कर नहीं सकते। जब आए थे तो दावा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे, फिर टीवी पे बैठ के कहते हैं कि आपके स्टूडियो के बाहर जो पकौड़े तल रहा है वो भी रोजगार है। अरे भैया, पेट भरने के लिए कोई कुछ तो करेगा। जब आप नौकरी नहीं दोगे तो आदमी क्या करेगा? पकौड़े तलेगा, घर घर जाके सामान पहुंचाएगा। दिल्ली में और बाकी जगहों पर इतनी गर्मी पड़ रही थी, अभी दिन का तापमान 48 और 49 डिग्री था, आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था। उसमें जोमेटो वाले, स्विगी वाले ये बेचारे घर पहुंचा रहे थे, लोग मर रहे थे। खबर ये है कि अभी दिल्ली के अंदर जितने लोग कोविड में रोज मर रहे थे उतने लोग हीट वेव से मर रहे थे। अब वो रोजगार है, उसके लिए शोर बहुत है, 10-12-15 हजार रुपया महीना उनको मिलता है, वो तो मजबूरी में करेगा ही आदमी। नहीं करेगा तो घर वाले रोटी कहां से खाएंगे, नहीं करेगा तो वो खुद रोटी कहां से खाएगा। लेकिन क्या सरकार ये भी रोजगार है कह के अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएगी? बच्चे कई साल तैयारी करते हैं, घर वाले कैसे पैसा लगाते हैं। जिसका बच्चा दिल्ली में पढ़ता है, आम मिडिल क्लास का 50-60 हजार कमाने वाले आदमी का बच्चा अगर दिल्ली में पढ़ता है तो यह समझिए कि वो अपना पेट काट के पढ़वाता है। अगर उसको इलाहाबाद भेजता है तैयारी करवाने के लिए तो यह समझिए अपना पेट काट के तैयारी करवाता है। और उसके बाद परीक्षा होती है, बच्चा बड़ी खुशी से कहता है, लड़की बड़ी खुशी से कहती है कि पापा इस बार तो एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर मालूम चलता है पेपर लीक हो गया था, फिर मालूम चलता है पेपर कैंसिल हो गया। चलो 6 महीने साल भर का और खेल हुआ। जो फ्रस्ट्रेशन आता है वो आप जानते हैं। सच्चाई ये है, ऐसा लगता है कि ये सरकार किसी को नौकरी देना ही नहीं चाहती है। सच्चाई यह है, ऐसा लगता है कि यह सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता रहे। एक बहुत सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में पेपर आउट हो जाता है, यह क्या बिना नेताओं की मिली भगत के कहीं हो सकता है? आपने कानून बढ़ा दिया, बहुत कड़ा कानून आपने बना दिया कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वगैरह वगैरह। कड़े कानून करने से अगर अपराध रुक जाते तो इस देश में या दुनिया में कहीं भी हत्या नहीं होता। हत्या के लिए दुनिया भर में या तो फांसी है या आजीवन कारावास है, बहुत बड़ी सजा है, फिर भी रोज हत्या होती है। क्यों? क्योंकि एक शेर जोश मलियाबादी ने लिखा था कि घूस लेते पकड़ा गया तो घूस देकर छूट जा। यहां तो आप बड़ा से बड़ा अपराध कर दीजिए, आराम से छूट सकते हैं। अगर आपके बाप के पॉकेट में पैसा है, अगर आपकी पॉलिटिकल पहुंच है तो आप बड़े आराम से छूट सकते हैं, कुछ नहीं होना है आपका। जितने ये परीक्षा के घोटाले हुए हैं, कहीं क्लर्क को फंसा दो, कहीं किसी अफसर को फंसा दो, कभी भी जो टॉप पे बैठे हुए लोग हैं उन तक बात नहीं पहुंचती। टॉप वाले को आपने पोस्ट से हटा दिया, बस हो गया, काम खत्म, पोस्ट से हट गया वो। जितना कमा, अगर उसने वाकई भ्रष्टाचार किया है तो जितना कमाना है उतना कमा चुका। गिरफ्तार करके रखेंगे आप हेमंत सोरेन को, अरविंद केजरीवाल को, हर उस आदमी को गिरफ्तार करके रखेंगे, उमर खालिद को, जो आपके सरकार के खिलाफ है। लेकिन जो करप्शन हो रहा है लगातार परीक्षाओं को लेकर, बाकी सारी चीजों को लेकर, उसको लेकर कोई कुछ नहीं बोलेगा। बिहार में पुल बह गया, हल्ला हुआ, एक दिन बात खत्म, किसी को कोई सजा नहीं होनी है। गुजरात में पुल गिर गया, इतने सारे लोग मारे गए, कुछ नहीं हुआ। परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए, परीक्षाएं कैंसिल हो गई, कुछ नहीं हुआ। तो यह सरकार कमजोर, नाकारा और भ्रष्टाचार से भरी हुई सरकार है, जिसमें पहली बार हम देख पा रहे हैं कि इतनी बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो रहे हैं। इसके पहले भी पेपर होते थे, डॉक्टर बनते थे, इंजीनियर बनते थे,
क्लर्क बनते थे, बैंक कर्मचारी बनते थे, अफसर बनते थे। हर साल परीक्षा होती थी, हर साल रिजल्ट निकलता था, हर साल लड़के लड़कियां ज्वाइन करते थे। कभी इस तरह के करप्शन की खबर नहीं मिलती थी। छोटी मोटी किसी एक सेंटर पे कोई धांधली हो गई, उसकी जांच होती थी, चीजें होती थी, लेकिन इस लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा करप्शन पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तो सबसे बड़ा सवाल तो आज यही है कि जो सरकार अपनी बड़ी बड़ी बातें करती है, उस सरकार के राज में हर तरह का करप्शन कैसे हो रहा है। और दूसरा सवाल यह है कि हमारा विपक्ष जो इस बार पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा है, वो संसद के अंदर इन सवालों को उठाकर जो असली दोषी हैं उनको सजा दिलवा सकता है या नहीं दिलवा सकता है। अगर विपक्ष अपनी पूरी ताकत के साथ यह काम करेगा तो जनता उसके साथ खड़ी होगी। इस चुनाव में जीत के बावजूद मोदी की बड़ी हार होगी, और मोदी की नहीं, भ्रष्टाचार की बड़ी हार होगी। और यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लाखों करोड़ों नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और जो देश अपने नौजवानों के भविष्य को दांव पर लगाता है, उस देश का अपना भविष्य खतरे में पड़ जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।